खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पचास से ज्यादा ट्यूबवेल लगाने के साथ ही 1 अप्रैल से टैंकरों से होगी सप्लाई। जल संकट से निपटने के लिए जारी है कवायद। वहीं सिलीसेड के नलकूपों की अटकी वित्तीय बिड भी हुई जारी। बेटी से बार बार रेप करने वाले हैवान पिता को हुई 20 साल की कैद। वहीं बहू को आशिक के साथ देखा तो हमला कर ससुर को किया घायल। भाजपा के पूर्व MLA जयराम को धमकी देने का आरोपी पकड़ा। जमीन विवाद के चलते की थी हरकत। और अलविदा जुम्मे की हुई नमाज और अब मनेगी ईद। वहीं नमाज के बाद वक्फ बिल का भी किया विरोध। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही तमाम इलाकों से पानी की परेशानी के स्वर उठने लगे हैं। आए दिन लोग जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में विभाग द्वारा नए नलकूपों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र सैनी ने बताया कि शहर में पेयजल सप्लाई के लिए PWD की सहायता से खुदाई कार्य किया जा रहा है। 32 ट्यूबवेलों की खुदाई में 26 में पानी आया है। इनमें से 12 ट्यूबवेल विभाग द्वारा चालू कर दिए गए हैं। इसी माह के अंत तक 15 ट्यूबवेलों सहित अप्रैल में 15 से 20 ट्यूबवेल और लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर विधायक ने अपने कोटे से 35 ट्यूबवेल दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ERCP योजना का भी राज्य स्तर पर लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा सिलीसेड में लगाए जाने वाले ट्यूबवेलों की वित्तीय बिड भी खोल दी गई है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म योजना के तहत 1 अप्रैल से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पानी भिजवाया जाएगा। वर्तमान में शहर में ट्यूबवेलों की डीपनिंग का कार्य किया जा रहा है DWD के द्वारा, जिसमें 32 ट्यूबवेलों की डीपनिंग की है, जिसमें हमारे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। करीब 26 ट्यूबवेलों में वापस अच्छा पानी आ गया है डीपनिंग के बाद और नए ट्यूबवेलों में करीब 12 ट्यूबवेल हम लगा चुके हैं और काफी ट्यूबवेल अभी लगाने बाकी हैं, जो कंटिन्यूस कार्य चल रहा है। इस महीने के एंड तक 15 ट्यूबवेल और लग जाएंगे, मतलब मार्च में टोटल 15 ट्यूबवेल लग जाएंगे और अगले अप्रैल में 15-20 ट्यूबवेल और लग जाएंगे। श्रीमान विधायक महोदय ने अपने मध्य से 35 ट्यूबवेल में दिए हैं, जो हम शीघ्र लगाएं। ERCP की जो योजना है सर, उसमें कहाँ तक ERCP की योजना राज्य स्तर पर है और उनका भी राज्य स्तर से उसकी काफी प्रोग्रेस है उसकी। सर सिलीसेड में जो ट्यूबवेल खुदने वाले हैं उसकी बिड, सिलीसेड में जो ट्यूबवेल की जो अपनी स्कीम है उसकी वित्तीय बिड भी खोल दी है और उसको आगे की कार्यवाही के लिए चीफ इंजीनियर ऑफिस में भेजा जाए। एक सर शॉर्ट टर्म, जैसे गर्मी आ रही है तो शॉर्ट टर्म योजना के लिए जैसे गर्मी है तो हमारे टैंकर ट्रांसपोर्टेशन अभी चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से। जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी वहाँ मांग के अनुसार और एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति से वहाँ पर टैंकर भी भिजवाए जाएंगे। बाकी डीपनिंग से काफ़ी इलाके सही हो गए हैं और समर कंटीजेंसी में जो छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे पाइपलाइन का कहीं से मिलान करना है, कहीं लीकेज है, या इसके छोटे मोटे सब टेंडर किए हुए हैं, लोडिंग वगैरह के सब टेंडर कर दिए। बहरहाल देखना है कि जलदाय विभाग बाकी ट्यूबवेलों को चालू कर आम जनता को कब तक राहत दे पाता है। पिता से यह उपेक्षा की जाती है कि वह न केवल बच्चों का ढंग से पालन पोषण करेगा बल्कि उन्हें तमाम मुसीबतों से भी बचाएगा। लेकिन एक पिता अपनी पुत्री की रक्षा करने के बजाय राक्षस बन बैठा। बेटी से दुष्कर्म के दोष में उसे 20 वर्ष के लिए जेल भेजा गया है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने मुलजिम को अपनी पुत्री से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित
75,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में पेश की थी। इसमें बताया गया कि उसका पति नाबालिग बेटी के खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर और जान से मारने की धमकी देकर उसे रेप करता था। कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। तत्कालीन थानाधिकारी भगवान साय द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे दोषी मानकर सजा सुनाई है। नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आज माननीय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। प्रकरण में पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा है। तत्कालीन थानाधिकारी भगवान सहाय द्वारा गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों को परीक्षित तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पॉक्सो अधिनियम के अपराध के लिए आरोपी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 75,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं विशिष्ट लोक अभियोजक हूँ। और वहीं बहू को आपत्तिजनक स्थिति में दूसरे युवक के साथ देखा तो बहू ने आशिक के साथ मिलकर ससुर पर हमला कर दिया। हैरत की बात यह है कि महिला के पति ने भी मारपीट में उसका साथ दिया। घटना लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम दोराजपुर की है। यहाँ के निवासी भवानी मीणा ने अपनी पुत्र वधू को उसके आशिक के साथ देख लिया था। इसे लेकर भवानी के बेटे हेतराम, उसकी पत्नी खेलनता और आशिक शेरू ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पीड़ित की पत्नी ने बताया कि अलवर के केसरपुर निवासी आरोपी का उनकी बहू के साथ अवैध संबंध है। इसे उन लोगों ने देख लिया था। इसी सिलसिले में खेत में काम करते वक्त भवानी को इन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बहू ने, बेटा ने, बहू का दोस्त ने पूरा भेड़ा कर रहा तो या हमारे उनने ना कुटा तो हम कुटा रहा तो हमको पूरा भेड़ा नहीं करवा दिया। कोई साड़ी ले और रास्ता में वो तिरपाल ले बजा रहे तो तिरपाल ले बजाता को रास्ता में घेर और तीनों ने मारे लोहा की राड से और तीनों मरे कर छोड़ गया है। क्यों मारा? हमारा बहू को गलत संबंध है। केसर पर को मैं उनको छोड़ है शेरू नाम को हम कई बार यहाँ गलत संबंध देख लिया। 5 दिन पहले तो आपसी में गाड़ू गुड़ू हुई तो वो घर पे गया तो पूरा उनकी भेड़ा करवा की शायरी ले और वो को देख रहा मार पुट कट गया। दौराजपुर में या लोहा की राड़ी और बहू ने डंडो हाथ में और खतरन की दिए और लोहा की राड़ से पैर तोड़ दियो। बहू और बेटे का क्या नाम है? बहू को नाम खेलनता है, बेटा को नाम हेतराम है। कब से चल रहा है ये 2 साल से तो बिल्कुल ही हो रहे। हलोर छोड़ दियो तो हमको घर पर गई साल मोए मारी। ये केसरपुर से वहां जाता है क्या? हलोर में अपना प्लॉट है। हमने बेलदारी कर प्लॉट लिया। धोखाधड़ी से भोगना आपका नाम मारपीट हमारे गाँव में हुई है। गाँव तक पहुँच लिया। भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पकड़ा गया है। सदर थाने के प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि पूर्व विधायक के बेटे राजेंद्र ने मामला दर्ज करवाया था। उसमें बताया गया कि व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल के जरिए यह धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी कैमाला का बास मालाखेड़ा के राजवीर को पकड़ा है। वह फिलहाल जगतपुरा में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पूर्व विधायक के बीच जमीन विवाद का मामला है। अब राजवीर से पूछताछ के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। कल राजेंद्र जाटव निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम रामस्वरूप, निवासी केमला का बास मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। वो अपने घर पे जूस उसकी दुकान करता है। उसको हमने डिटेन किया और शांति भंग में श्रीमान एसडीएम साहब अलवर के पेश किया है। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया, मतलब क्या बताया कि धमकी दी? आरोपी ने
बताया था आपको हमारा कोई जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, वो कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। रमजान महीने का चौथा और अलविदा जुम्मा 28 मार्च को था। इस दिन अलवर जिला मुख्यालय पर मुख्य नमाज रोड नंबर 2 स्थित जामा मस्जिद में अता हुई। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अनस ने बताया कि अजान और तकरीर के बाद खुतबा पढ़ा गया। इसके बाद दोपहर 1:40 पर नमाज हुई और 2 बजे दुआ की गई। इसमें जिले भर के मुस्लिम बंधु पहुंचे। उधर अग्रसेन सर्किल ओवरब्रिज के पास स्थित मस्जिद में दोपहर 2 बजे मौलाना मोहम्मद अमजद ने नमाज अता करवाई। इसके अलावा नगली मोहल्ला मस्जिद, प्रताप बंद के पास स्थित मस्जिद, ट्रांसपोर्ट नगर और छठी मील सहित अन्य मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अता की गई। वहीं जिला मुख्यालय पर ईद की नमाज नयाबास स्थित मस्जिद में होगी। उधर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी दर्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बिल के जरिए केंद्र सरकार दोनों समुदायों को लड़वाना चाहती है। रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसको अलविदा के जुमा के नाम से माना जाता है और पढ़ा जाता है। आखिरी जुमा को अलविदा यानी आखिरी जुमा कहते हैं। असर क्या है कि हुकूमत बिल लेकर आई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उस बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये ऐलानात किए गए थे तमाम मसाजिद में कि अलविदा के जुमे में अपना विरोध दर्ज कराएं। और विरोध जो है वो काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े पहनकर आज तमाम मुसलमान जो आए हैं, जो भी हमारे भाई आए, सब ने जो है विरोध दर्ज कराया है। क्योंकि ये बिल जो लाया गया है ये सरासर जो है औकाफ के ही खिलाफ है। इस वक्त की बिल को सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ताकि मुल्क के अंदर एक हिंदू मुस्लिम मामला बना रहे और चारों तरफ जो है भाईचारा ख़त्म हो जाए, नफरत का जहर बोला जा रहा है, इस वजह से इसको लाया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि बिल ऐसा है कि ताकि हुकूमत के लिए एक मुद्दा बना रहेगा, आखिर तक मुद्दा चलता रहेगा और हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा और जो है हमारा काम चलता रहेगा। ये बिल सरासर जो है आइन के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, और सरासर वक्फ जो कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है, वो किसी की जायदाद नहीं हो सकती, इसलिए उसके खिलाफ लाया गया। हम इसका विरोध करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं मौलाना मोहम्मद अमजद, प्रभारी मदरसा दाऊदपुर अलवर और इमाम नयाबास काला कुआ ईदगाह अलवर। तो इसमें हम जो है ईद का जो त्यौहार है, जब एक महीना पूरी दुनिया का मुसलमान रोज़ा रखता है तो इनाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ईद जैसा त्यौहार अता किया है। तो हम इस ईद के त्यौहार पे जो हम 2 रकात नमाज तो पढ़ते ही हैं वाजिब ईद उल फित्र की, या ईद बकरा ईद का मौका होता है ईद उल अज़हा को, तो ईद उल अज़हा की नमाज़ हम पढ़ते हैं। तो इस पे हम तमाम देशवासियों को, तमाम सूबे वासियों को, ज़िले वासियों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, उन्हें ईद की मुबारकबाद एडवांस में पेश करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है जिस तरह से भाईचारा रहा है, चूँकि जब इस देश को आज़ाद कराया और उसमें हिंदुओं ने भी कुर्बानियाँ दी, सिखों ने भी दी और भी जातियों ने दी, तो मुसलमान भी उस कुर्बानी में पेश रहे। मुसलमानों ने भी अपने सर कटाए, फांसी के फंदे को चूमा। तो इस वजह से ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। तो हम जो है चाहते हैं कि सब मिलजुल कर भाईचारे से रहें। जो ये नफ़रतें फैल रही हैं इन पर लगाम कसी जाए और भाईचारे का संदेश जो है सिर्फ मुसलमान ही न दे बल्कि हर धर्म के लोगों को भाईचारे का संदेश देना चाहिए। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक सूने मकान को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बना लिया। साथ ही करीब 70,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़ित शाकिर अपनी पत्नी के साथ घर का ताला लगाकर बहन के घर रोजा खोलने गए थे। वापस लौटने पर ताला टूटा हुआ मिला। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना कल 26 तारीख की है। मैं मेरी वाइफ रहते हैं यहाँ पे। वो मेरी वाइफ मेरी सिस्टर के साथ मार्केट गई हुई थी। मार्केट से कुछ सामान लिया। उसके बाद क्या हम हमारी छोटी सिस्टर के यहाँ पर रुक गए रात को खाना खाने के लिए। रोजे चल रहे थे, तो वहाँ से हम रात को जब यहाँ पे आए तो हमने देखा था हमारे सारे घर के लॉक वॉक सब टूटे पड़े थे। और हमारा सामान था यहाँ पर, मेरी वाइफ का एक सोने का हार था और कानों के इयरिंग्स थे और एक रिंग थी और चांदी की पंजेब थी और 60 से 70,000 रुपये का कैश था जो वो लेके गए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर होपलेस हो गया था। तो हमने जब यहाँ पर पुलिस आई तो पुलिस ने अपना यहाँ पे जो भी उनका काम था वो करके वो ले गए। उसके बाद से फिर पुलिस आज सुबह भी आई है और उन्होंने यहाँ के आसपास के फुटेज चेक किया। उसमें 5 लड़के आ रहे हैं जो बाइक पे बैठ के गए, बाइक पे
ये बैठ गए। उसमें उनके साथ साथ सामान क्या क्या गया है? कीमती सामान तो सर मेरा एक जो हार है, गोल्ड है और पैसा है, तो सामान ये है। और पैसा यही मान के चलो 60-70 हजार रुपए सर। और जो हार जो गोल्ड है, गोल्ड ये 4 से 5 तोले, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का सामान मेरा। कितने की चोरी मानते हैं? कम से कम 5 लाख रुपए सर। रामगढ़ थाना अंतर्गत 28 वर्षीय युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। जख्मी युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी देते हुए सुरेश ने बताया कि मुकंदबास रामगढ़ निवासी राहुल कोटा खुर्द से अपने घर आ रहा था। इसी दौरान एक पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जख्मी का उपचार जारी है और शिकायत देने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। राहुल नाम है, गांव मुकंदबास है और जो कोटा से हुई है इसकी घटना। क्या घटना हुई थी? मोटरसाइकिल से हुई थी, टिकट वाले दे के भग गया वो। तो कहाँ जा रही थी? ये घर पे आ रहा था। कहाँ से? जैसे अपना रामगढ़ साइड से आ रहा था ये। रामगढ़ साइड। उसके बाद पिकअप से टक्कर मारी है। कहाँ घटना हुई है फिर? कोटा से हुई है। अलवर शहर के गणेश मार्केट में एक दुकानदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित सोहन पाल ने बताया कि वह दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का निवासी है और गणेश मार्केट में उसकी फुटवेयर की दुकान है। गुरुवार शाम को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 5 से 6 लोग लाठी डंडे लेकर आए और युवक पर हमला कर दिया। उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ये अपने गणेश मार्केट, चूड़ी मार्केट एक ही एरिया है, अलवर में ही है स्थित है जो। और मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी शॉप नंबर 4 पे गणेश मार्केट में। 6-7 मतलब लाठियों लेके गुंडे आए और मेरे ऊपर मतलब हमला बोल दिया उन्होंने। जो मेरे मतलब पसली में भी 2-4 लाठी दी है और पैरों में भी और मतलब हाथ की कोहनियों में भी और सिर पे मतलब 2-3 लाठी दी। उनमें 5-6 टाके आए और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और हमला क्यों किया? अब देखो मैं तो उनको पहचानता भी नहीं हूँ। मेरी तो ऐसी कोई पुराने रंजिश को हुआ वैसा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं क्या क्यों किया उनने, क्या बात है। दे जाके मैं तो बेहोश हो गया, भाग गया। अलवर के ही है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेता ऊपरी कमाई में लगे हैं। मंदिरों की बात करने वाले नेता मंदिर माफी की जमीन हड़प रहे हैं। इसके अलावा अवैध खनन और अवैध प्लॉटिंग करवाते हैं। इसके अलावा सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जूली शुक्रवार को अलवर में खुद के कार्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। जूली ने यह भी कहा कि विद्युत निगम पंचायतों का कनेक्शन काटने में लगा है, जिससे जनता परेशान है। इसके अलावा ईआरसीपी का काम भी सुस्त चल रहा है। देखिए, मैं लगातार जो है जन सुनवाई करता हूं और अलवर आता हूं तो विशेष रूप से पूरे जिले के लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। जहाँ तक काम की बात है तो सरकार का जो रवैया है वो गरीब लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति पॉजिटिव नहीं है। आज भी लगातार जो है पानी की भारी समस्या बनी हुई है अलवर के अंदर, अलवर ग्रामीण के अंदर। और पुलिस का इतना बुरा हाल है कि लगातार शिकायतें हमारे पास आती हैं कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो अच्छे से नहीं हो रही है। और हालत ये है कि लोगों के आशियाने कई जगह पे जायज नाजायज सारा काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, जो इलीगल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जायज है उसको तक नहीं करना चाहिए, ये मैं शासन से भी कहना चाहूँगा। और चूंकि जो सरकार का जो रवैया है, जो सिस्टम है, जो ढल रहा है, वो बहुत ही नेगेटिव रूप से चल रहा है। गर्मी आने वाली है, बिजली की समस्या आज से ही शुरू हो गई है। अभी अलवर में मैं खुद आया हुआ हूँ, सुबह सुबह 3 घंटे का कट तो मैं खुद ही मैंने देखा है। रातों को गाँव की लाइट काट रखी है। अब गर्मी शुरू हो गई है, बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, मच्छर भी है। आधे एरिए के अंदर टाइगर, लेपर्ड, इनका भी डर रहता है। इसके बावजूद जो है कोई सुनने को राजी नहीं है। बिजली विभाग जो है पंचायतों के कनेक्शन काटने में लगा हुआ है, उनका बिल जमा नहीं हो रहा। तो बिल जमा भरने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का एक डिपार्टमेंट बिल नहीं भरे तो दूसरा कनेक्शन काट देता है, परेशान जनता होती है। तो ये जो सिस्टम है सरकार का, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पानी की समस्या लगातार बनी हुई है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पानी के लिए सरकार जब तक संजीदा नहीं होगी, हम लोगों ने ईआरसीपी का काम शुरू किया था, इसरदार नवनेरा बांध हम लोगों ने बना दिया था और उसके आधार पे ही अलवर को पानी मिलना है।
सरकार जल्दी करे तो वो पानी समय से आ सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से ये सरकार चल रही है तो इनके समय में तो एक बूंद पानी की तो छोड़ दो, लाइन भी अगर ये अलवर की बिछा दे तो बड़ी बात होगी। बीजेपी का शासन है, बीजेपी के नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्या करना चाहिए? आज मुख्यमंत्री जी को फिर धमकी मिल गई, 2 दिन पहले डिप्टी सीएम साहब को धमकी मिल गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे मजाक हो रहा है, ये सरकार चल रही है, एक सर्कस चल रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने भाजपा पर लोकतंत्र के हनन के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में दोनों पक्षों को समान रूप से लेकर चलने की जिम्मेदारी आसन की होती है, लेकिन संसद में राहुल गांधी को और राजस्थान विधानसभा में उन्हें बोलने से रोका जाता है। कानून व्यवस्था चौपट है, किसी का ध्यान नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई आगे की प्लानिंग नहीं है। जब तक ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे तो इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कर रही है? सब लोग माल सूतने में लगे हुए हैं। कोई अवैध खनन करा रहा है, कोई अवैध बजरी निकलवा रहा है, कोई अवैध प्लॉटिंग करा रहा है, इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सरकार को चिंता है नहीं। आपके क्षेत्र में कुछ नेता सरकारी जमीन और मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है आपके एक्शन ज्यादा कब्जा कर रहे हैं बीजेपी? हमारा एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी के लोग हैं जो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा प्रशासन से सख्त एक्शन ले, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने ही नेता पर जमीन माफी की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या करेंगे? डॉक्टर किरोड़ी जी तो मुख्यमंत्री जी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि रोज 1 करोड़ की 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। किरोड़ी जी सही कह रहे हैं, किरोड़ी जी की बात को सरकार को सुनना चाहिए। सर, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं सरपंचों को कि आप जो बजट है वो लगाइए अपने क्षेत्र में, लेकिन आपकी जन सुनवाई में नजर आया कि कई सरपंच ऐसे थे जिनका बजट अटका हुआ है लेकिन वो लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो नगर निगम के अंडर में आ गए हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं। ये जो बात है ये हमारे मुख्यमंत्री जी पे लागू होती है। मैंने विधानसभा में भी ये मामला उठाया कि आप कह रहे हो कि पैसा उड़ रहा है, पैसा लेने वाला चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था 3500 करोड़ तो नरेगा के बाकी है, एसएफसी की किस्तें समय पे नहीं पहुंच रही है, जो काम आ गए उनके पैसे समय पे सरपंचों को नहीं मिल रहे हैं, सरपंचों के चुनाव तक आप नहीं करा पा रहे हो, तो आप सरपंचों की क्या बात करें? 25 गांवों की आबादी उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर और क्षतिग्रस्त भवन के भरोसे है। वहीं प्रसव और दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित 28 किलोमीटर का सफर करने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक अस्पताल खुशहालगढ़ की। 25 गांवों की 16,000 से अधिक जनसंख्या के इलाज के लिए इस प्राथमिक अस्पताल का सृजन किया गया था। यहाँ आउटडोर चिकित्सक के लिए बना कक्ष जर्जर है। इसी कक्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन बैठकर कार्य करते हैं। इसके अलावा रोगी भर्ती वार्ड सुरक्षित नहीं है और यहाँ बेड रखना भी मुश्किल है। चिकित्सा सेवा के अन्य उपकरणों का टोटा बना हुआ है। इसी वजह से गर्भवती महिला और गंभीर रोगी को इलाज के लिए भर्ती नहीं किया जा सकता एवं उन्हें अलवर का रुख करना पड़ता है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने कहा कि पीएचसी भवन सुरक्षित नहीं है। वहीं प्रभारी डॉक्टर अक्षिता ने बताया कि पुराने भवन के छत से प्लास्टर और चूना भी गिरता है। उधर क्षेत्रीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार भवन निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत 185 लाख स्वीकृत हैं। वे जल्द भवन बनाने को लेकर सीएम सहित संबंधित नेताओं से संपर्क करेंगे। जरूरत पड़ी तो विधायक कोटे से भी सहयोग किया जाएगा। वहीं मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीणा ने जानकारी दी कि पीएससी के नाम कितना रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उधर सरपंच सुशीला सैनी ने भी अस्पताल का नया भवन बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पशुपालक, मजदूर और किसान परिवारों को उपचार के लिए अकबरपुर या अलवर आना पड़ता है और धन एवं समय की बर्बादी होती है। खंड चिकित्सा कार्यालय मालाखेड़ा का दिन आने वाले कुशहालगढ़ में 185 लाख रुपए 2022 में स्वीकृत हुए, लेकिन एनआरएचएम विभाग की उदासीनता के चलते हुए अभी तक यह अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। जबकि सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के कोर इलाके में इस अस्पताल को बनाने के लिए 4000 वर्ग मीटर में सरिस्का अभ्यारण्य से एक पत्र भी दिया जा चुका है, जिसमें 94,000 रुपये के करीब उसकी एनओसी के लिए राशि जमा करानी है जिस शेड्यूल के तहत। लेकिन लचर प्रणाली के चलते अभी यह अस्पताल का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते करीब 25 गाँवों के लोग, जिसकी जनसंख्या 16,000 से अधिक है, उन्हें रोगोपचार के लिए अलवर जाना पड़ता है, जिससे पैसे की और समय की बर्बादी हो रही है। मैं अवधेश सिंह। अस्पताल के लिए पैसे भी स्वीकृत हैं, काम नहीं हो रहा है।
आपके स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है? पीएससी कुशालगढ़ के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से 185 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हो चुका है। ज़मीन भी हमारी पीएससी के नाम से है वहाँ पे। उसके लिए वन विभाग से एनओसी की ज़रूरत है। उसके लिए हमने एक लेटर एनएचएम अलवर के लिए भेज दिया है, जिसमें वो जो भी ज़रूरी कार्रवाई है और जो फीस है वो जमा करवा के एनओसी लेके और वहाँ पे कार्य शुरू करवाएं। अलवर के निकट चूहड़ सिद्ध के जंगल में नंदी को हमला कर मारने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर गौरक्षा दल के सदस्य यहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस नंदी को आसपास के ही कुछ सिरफिरे युवकों ने पेट में सख्त लकड़ी का प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में नंदी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया और आरोपियों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। गौपुत्र सेना में शामिल गौरव और उनकी टीम ने नंदी को बचाने का प्रयास भी किया, जो असफल रहा। उधर पोस्टमार्टम में नंदी के पेट से नोकदार 2.5 फीट की लकड़ी निकाली गई है। उधर राजू और रतन ने बताया कि एक व्यक्ति ने इस नंदी को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं गौरक्षक दल के सदस्य गौरव ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैसे जाटवन में सजन नाम था उसका। उसने आपको फोन करके कहा था या फिर आमने सामने? आमने सामने ही बोला था कि या तो उसको रोक लो या मैं इसको गोली मारूंगा। अच्छा, फिर हमने बोली मैंने कि भाई गोली मार दे तू। ये कब की बात है? ये कब कहा था उसने? परसों की बात है। परसों, ठीक है। परसों परले दिन की बात। हाँ, फिर उसने क्या, आपने क्या कहा उससे? हमने उसको कहा मैंने कि भाई मार देना तू। हमने तो वो सरकारी छोड़ रखा है। ठीक है, दाग लगा के छोड़ दिया हमने तो। इसलिए फिर उन्होंने बोला न चल ठीक है, तो अब गोली टिक जाएगी जिस दिन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और आ दिया है, हो गए। ये गोली कब आपको पता लगे कि गोली मार दी गई है? तो 2-3 घंटा हो गए इसको पता लगे। इन भाइयों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि एक नंदी महाराज जिसको गोली मारी गई है वो अभी जीवित अवस्था में है। उनका हमको पता लगा। पता लगते ही हम यहाँ पे लोकेशन पे पहुंचे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद देखा तो ये मृत अवस्था में है। अगर इसी तरह बेजुबानों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तो भाई गोरक्षा दल चुप बैठने वाला नहीं है। इसका न्याय होना चाहिए। पुलिस प्रशासन और सभी भाइयों के सहयोग से इसको न्याय मिलना चाहिए। कि आप अगर ये सोचे कि जो आप भोजन नहीं दे रहे, इसको आप चारा नहीं दे रहे, तो आपका हक भी नहीं बनता है किसी भी जानवर बेजुबान को आहत करने का। तो आप लोगों से यही मेरी अपील है कि इसको जितना हो सके इस प्रकरण को, इस केस को ऊपर उठाया जाए और जिसने ये हरकत की है, ये जो गंदी हरकत उस बदतमीज इंसान ने की है, उसको इसका हर्जाना भरना पड़े। अलवर के एकलिंग महादेव मंदिर में भजन संध्या संपन्न हुई। मासिक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। इस मौके पर एकलिंग महादेव परिवार से जुड़े श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं अनेक भजन प्रस्तुत किए गए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में देव पितृ कार्य शनि अमावस्या शनिवार को मनाई जाएगी। यह वर्ष 2081 की आखिरी अमावस्या है, क्योंकि 30 मार्च से नव संवत शुरू हो जाएगा। पंडित यज्ञ शर्मा के अनुसार इस अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने की मान्यता है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से सूतक भी नहीं लगेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य शनि अमावस्या कल 29 मार्च शनिवार को ब्रह्म योग में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह अमावस्या संमत 2081 की आखिरी अमावस्या है, क्योंकि 30 मार्च रविवार से नव संमत 2082 का शुभारंभ भी हो जाएगा। अमावस्या पर कल 29 मार्च शनिवार को पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान व तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादि का विशेष शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी है, परंतु यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण के निमित्त कोई भी सूतक भी मान्य नहीं होगा और ग्रहण के निमित्त कोई भी दान पुण्य भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिरों में, घरों में यथावत पूजा पाठ का दौर जारी रहेगा। वहीं 30 मार्च रविवार से नव संवत, जिसे कि हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, 2082 का शुभारंभ होगा और इसी दिन से बसंत नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस बार
2 और तीज तिथि एक ही दिन होने से अर्थात नवरात्रे के घटने से इस बार नवरात्रे 9 दिन की बजाय 8 दिन के नवरात्रे रहेंगे। 6 अप्रैल रविवार श्री रामनवमी के दिन नवरात्रों का समापन हो जाएगा। नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में चल रही सर्वे शोध प्रतिवेदन कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी सहित अलवर डाइट के 20 शोधार्थी शिक्षकों ने भाग लिया। शोधार्थी लक्ष्मीकांत स्वामी और सुरेश कुमावत ने बताया कि RSCRT उदयपुर के सहयोग से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को लेकर वर्कशॉप की गई। इसके जरिए हो रहे शोध में अलवर डाइट को लीडर बनाया गया है। इससे पूर्व 3 कार्यशाला हो चुकी हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अलवर में RSCRT के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय संयुक्त सर्वे शोध प्रतिवेदन लेखन की कार्यशाला चल रही है, जिसका आज अंतिम दिवस है। और यह कार्यशाला डाइट प्रधानाचार्य श्रीमान सुबेश सिंह यादव जी के निर्देशन में चल रही है, जिसमें पूरे राजस्थान की 4 डाइट सम्मिलित हैं। यहाँ अलवर को लीडर डाइट बनाया गया है और इसके अतिरिक्त बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी सहयोगी डाइट है। और इनको उदयपुर के द्वारा एक विषय दिया गया है कक्षा 3 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर संवर्धन में प्रभावशीलता का अध्ययन। इससे पूर्व 3 कार्यशालाएं हो चुकी हैं और यह अंतिम कार्यशाला है, जिसमें इसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकल के आया है उसका प्रतिवेदन लेखन किया जा रहा है और अंत में एक बुक बन करके SCRT और NCRT को भेजी जाएगी। ये गत 4 दिनों से कार्यशाला चल रही है, जो स्कूल्स में अभी एक गवर्नमेंट के द्वारा एक नया कंसेप्ट दिया गया है वर्क बुक को लेकर के। तो ये साल भर से है और कोरोना टाइम में भी वर्क बुक का कंसेप्ट आया था, तो उसी को उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या उसके जो लूपहोल्स है, उसके ऊपर रिसर्च हमारी ये टीम कर रही है। 4 डाइट मिलकर के एक साथ ये जो शोध का कार्य कर रहे हैं, जिसमें से अलवर को यहाँ लीडर डाइट के रूप में शोधार्थी शोध कर रहे हैं। 4 डाइट से यहाँ शोधार्थी आए हुए हैं। इसमें एक डाइट से 5-5 शोधार्थी है, तो 20 शोधार्थी कुल मिलकर के, और बहुत सारे ब्लॉक्स को इसमें लिया गया है। वहां जाकर के टीम ने पूरे प्रश्नावली के माध्यम से जो है उसके क्या प्रॉफिट है या इसमें और कोई सुधार की कोई गुंजाइश है, तो उसके ऊपर हमने सुझाव दिए। RSCRT उदयपुर और उसके माध्यम से NCRT दिल्ली को ये प्रेषित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने किशनगढ़ बास उपजेल का निरीक्षण किया। साथ ही 60 फीट रोड स्थित पंडित चीतरमल लाटा सोसाइटी विमंदित पुनर्वास गृह का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यहां कुल 34 बच्चों में से 4 बच्चों का अपने घर जाना बताया गया। सचिव सोनी ने पुनर्वास योग्य एक बालक को लेकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ सफाई आदि व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं भी देखी। प्राधिकरण सचिव सोनी द्वारा उप कारागृह किशनगढ़वास के निरीक्षण में कुल 171 बंदी पाए गए, जबकि इनकी क्षमता 127 बंदियों की है। यहाँ इच्छुक 3 बंदी जनों के विधिक सहायता फॉर्म भरवाए गए। इसके अलावा 10 बंदियों ने उनके जमानती नहीं होने से जमानत तस्दीक नहीं होने की समस्या से अवगत करवाया। ऐसे में प्राधिकरण सचिव ने उन्हें खुद के मुचलके पर रिहा करने के लिए प्रार्थना पत्र देने को निर्देशित किया। साथ ही बड़ी शिकायत पेटिका लगवाने आदि हिदायतें भी दी गई। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम सुमेल में 31 मार्च को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। यह आयोजन सामाजिक एकता और जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। वहीं मुख्य अतिथि अलवर सांसद एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक जयराम जाटव, प्रधान वीरवती जाटव और दौलत राम विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके लिए पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया है। उधर आयोजन में सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद मीणा, देवेंद्र कमांडो, घनश्याम मिस्त्री, राजेंद्र राजा, बाबू नेमी, राजौरिया, नवीन कुमार, धनपाल बैरवा और बिशन दास आदि गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। हमारे ग्राम सुमेल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज है, ये इसके सभी अनुयायी और इसके अनुसार संविधान का सब इसे चलते हुए हमारे गांव सुमेल में 31 मार्च प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि हमारे श्री माननीय भूपेंद्र यादव सिंह जी मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता में श्री डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी हैं और विशिष्ट अतिथि में हमारे कार्ड के अनुसार हमने इसमें छपवा दिया गया है। इसके हिसाब से प्रोग्राम तय गया और सभी सर्व समाज के अच्छे सहयोग से ये काम हम आगे की तरफ
कर रहे हैं साहब। कितने लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, क्या क्या व्यवस्था? हमने जो अप्रोक्स जो भीड़ की वो की रही है तो 3000 के समथिंग हमने आदमियों का वो किया है। काफी गैदरिंग होगी। काफी गैदरिंग होगी, इसके लिए मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और व्यवस्था सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट करके सर्व समाज सहमति और अच्छे सहयोग से इसको खुशी खुशी मनाने की वो करेंगे पूरा। अलवर में 31 मार्च को गणगौर माता की सवारी निकलेगी। उधर गणगौर पूजन के लिए बाजारों में हलवाई की दुकानों पर गुणे बनाए जा रहे हैं। दुकानदार सुरजीत कुमार खंडेलवाल ने बताया कि बजाज बाजार में वे लगभग 62 वर्ष से काम कर रहे हैं। वहीं गणगौर पर घेवरों और गुणे की बिक्री होती है। उधर अलवर में सिटी पैलेस महल चौक से गणगौर माता की सवारी भी निकाली जाएगी। वहीं श्रद्धालु ने गणगौर से जुड़ी भगवान शिव और माता पार्वती की कथा की जानकारी भी दी। विगत वर्षों में घेवर अलवर में नहीं बनते थे। तकरीबन 8-10 साल से जयपुर के रीति रिवाज अलवर में आने की वजह से गणगौर के त्यौहार के उपलक्ष्य में भी घेवर बनाने लग गए हैं और इस त्यौहार पर भी घेवरों की अच्छी दुकानदारी रहती है। गुने बचपन से हम देखते आ रहे हैं, शुरू से गुने बनते आ रहे हैं। किस किस तरह के गुने बनाते हैं? गुने 3 तरह के बनते हैं। छोटे वाले गुने बनते हैं जो पूजन में काम आते हैं। बड़े वाले गुने हैं जो बहन बेटियों के जाने के काम आते हैं। नमकीन गुने बनते हैं, फीके गुने बनते हैं। तो आप कब से कर रहे हैं काम? हमारे को इस दुकान को चलाए हुए तकरीबन 68 साल हो गए। 68 साल से हमारी दुकान यथावत चल रही है। सब तरह के आइटम बन रहे हैं, बढ़िया आइटम बन रहे हैं। गणगौर का क्या महत्व है? गणगौर का महत्व तो कहते हैं पौराणिक कथाओं के आधार पे शिवजी और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था तो पार्वती मैया शिवजी भगवान को छोड़ करके 16 दिन के लिए अपनी पीहर चली गई थी। फिर शिवजी भगवान पार्वती मैया को मनाने गए थे और लेकर के आए थे। उसी मान्यता के आधार पे नववधुएं हैं जो गणगौर के त्यौहार से पहले ही 16 दिन के लिए अपने पीहर पक्ष चली जाती हैं और गणगौर का त्यौहार मनाने के बाद ही अपने ससुराल पक्ष में जाती हैं। व्यापार समिति शिवाजी पार्क के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसमें संजय गुप्ता निर्विरोध चुने गए। वहीं इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अशोक अवस्थी सहित प्रदीप सोनी, मुकेश गुप्ता, अजय मेठी, डॉक्टर अशोक पाठक, सुरेंद्र सोनी और बीरबल जैन आदि की मुख्य भूमिका रही। अध्यक्ष पद के लिए 2 व्यापारी खड़े हुए थे, लेकिन पंकज ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं नए अध्यक्ष ने व्यापार समिति की मजबूती के लिए कार्य करने की बात कही है। साथ ही बताया कि दिवाली के समय शिवाजी पार्क के फुटपाथों पर दुकानें लगने से जाम लग जाता है। ऐसे में यह दुकानें रामलीला मैदान में लगवाई जाएंगी। गुप्ता ने यहां महिलाओं के लिए सुलभ टॉयलेट बनवाने और पुलिस गश्त बढ़ाने का भी संकल्प जताया। ये शिवाजी पार्क व्यापार समिति की संरक्षक महोदय और पुराने सभी सदस्य हैं और इसके संरक्षक महोदय सबकी मीटिंग हुई थी। समिति शिवाजी पार्क व्यापार समिति एक ऐतिहासिक पल रचने जा रही थी। हम सब ने मिलकर यही किया कि समिति में मजबूती बनी रहे, उसके लिए यहाँ पे दो कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, जिनमें एक जो हमारे पंकज जी शर्मा है उनको उनका सह हृदय धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना समर्थन संजय जी गुप्ता को दिया। हम सभी पुराने पदाधिकारी या पूर्व अध्यक्ष अशोक अवस्थी जी, हमारे संरक्षक मौजा अजय मेठी जी, पूर्व सचिव प्रदीप सोनी जी, डॉक्टर अशोक पाठक जी, बीरबल जैन जी, सब ने सहमति की मजबूती के लिए ये सोच के निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाए, जिससे समिति में संगठन का जाए और हमारा एक अच्छा मैसेज जाए। तो शिवाजी पार्क ने श्री संजय जी शर्मा को, संजय जी गुप्ता जी को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया। अब ये अपने जो विजन था जो हमारी कार्यकारिणी में वो था, हमने अपने विजन में इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया। यहाँ शिवाजी पार्क व्यापार समिति के माध्यम से यहाँ पे एक लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था करवाई और यहाँ पे जो शिवाजी पार्क में अभी भी कुछ समस्याएं शेष है उनको आगे हम इनसे उम्मीद करते हैं ये पूर्ण करेंगे। सबसे पहले जो समिति हमारी 10 साल पहले बनी थी, जो हमारे श्रीमान जी हमारे अजय मेठी जी अध्यक्ष थे 8 साल तक लगातार। उसके बाद हमारे सेकंड अध्यक्ष बने अवस्थी है भाई साहब, सोगत भाई साहब, उन्होंने प्रयास करे जो भी काम अधूरे रह गए इनके जो भी पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो हमारी दिवाली पे जो जाम लग जाता है मेन रोड से ही, उसको जो फुटपाथ पे जो व्यापारी छोटे बैठते हैं उनको रामलीला ग्राउंड में लाने की व्यवस्था करेंगे, जैसे जाम नहीं लगे छोटे मोटे भी
और बाकी का जो पार्किंग वगैरह है, जो 4 व्हीलर भी आते हैं उनको भी रामलीला ग्राउंड में खड़े कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी भूतपूर्व हमारे एक सबसे बड़ी समस्या है 3-4 कॉलोनियाँ है, कर्मचारी कॉलोनी, आशंका, बुद्ध विहार, शिवाजी पार्क जो भी है, इसमें यहाँ पर हमारे नहान घर नहीं है। एक भी कोई दिन चुक हो जाता है तो नहान के लिए भी हमको सीधा तीज की शमशान घाट के बगीचे में जाना पड़ता है, या कोई हमको राष्ट्रीय धर्मशाला में स्कीमों में जाना पड़ता है। इतनी दूर होने के नाते हम प्रार्थना करेंगे सरकार से, हमारे रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा कोने में कोई स्नान घर बन जाए और उसमें चारों तरफ से की कॉलोनी जो है यहाँ स्नान घर कर ले, उसमें ये कोशिश मेरी रहेगी। और एक लेडीज टॉयलेट तो बन गया, मैं कह रहा हूँ तो एक लेडीज टॉयलेट बकायदा लैट्रिन भी बन जाए यहाँ आसपास। शिवाजी पार्क कॉम्प्लेक्स में भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ों की दुकानें हैं, अगर को लैट्रिन बाथरूम कुछ भी हो सकता है, उनके साथ इमरजेंसी भी बन सकती है, तो अपने वहाँ टॉयलेट में जाके कुछ में भी अपने काम कर सकती है। उसके लिए मैं पूरा जोर शोर से रखूँगा मांग को, अपनी सरकार के अंदर भी रखूँगा और अपने व्यापार संघ जो पूरे जो हमारे सदस्य हैं और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके, सचिव रह चुके और संरक्षक रह चुके, उनके मार्गदर्शन से मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा और आगे काम बढ़ता रहेगा। अलवर के राजश्री अभय समाज रंगमंच पर 6 अप्रैल को शाम 5:30 बजे से राम रूप सज्जा प्रतियोगिता होगी। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इसकी तैयारियां जोरों पर है। वहीं स्कूलों में संपर्क कर बच्चों को अवगत भी कराया जा रहा है। रामनवमी पर होने वाली इस प्रतियोगिता के संयोजक ललित मिश्रा होंगे। वहीं इसके लिए आवेदन सरस कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। दिवाकरी गांव स्थित माता मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। छठे दिन स्वामी कमलदास बापू ने कार्तिकेय जन्म, गणेश जन्म और हनुमान जन्म की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रसंगों का उदाहरण दिया और कहा कि भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी,
एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां बादल घिरने से किसानों में चिंता है। इन दिनों खेतों में गेहूं और जौ की फसल पकी हुई खड़ी है। किसानों का कहना है कि इस समय बूंदाबांदी भी फसल के लिए नुकसानदायक है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय सहित बांदीपुर, सोहनपुर, महुआ, सुमेल, जमालपुर और मूंडिया आदि में गेहूं की फसल तैयार है। इसी वजह से आसमान में बादल मंडराने से किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 44 पर सुभाष चौक के समीप घरों के आगे सोख्ता गड्ढा नहीं है, ऐसे में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। सुभाष चौक के समीप आयुर्वेद हॉस्पिटल क्षेत्र में सड़क पर घरों से आने वाला पानी भर जाता है। कई बार बाइक सवार यहां फिसल कर गिर भी चुके हैं और बड़े वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों ने सड़क की मरम्मत करवाने की मांग उठाई है।
उमरैन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत मीडिया प्लान कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। विभागीय अधिकारी पिंकी ने इस दौरान पोषण अभियान का अपने अपने परिक्षेत्र में प्रचार करने पर बल दिया। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना सहित अन्य योजनाओं के प्रति जागरूकता की बात कही। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक कविता माथुर, पुष्पा, ऋषि, किरण और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रोहिता शर्मा मौजूद रहे। सरकार के द्वारा हमारे एसडीजी विभाग में जो पोषाहार दिया जाता है वो पोषाहार FRS के थ्रू दिया जाएगा, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा। इसकी जानकारी हमारी जो ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं एरिया है, इसमें जो महिलाएं काम करती है, कार्यकर्ता सहायिकाएँ, उनको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है। इसीलिए BC के द्वारा ये FRS कैसे करते हैं सबकी जानकारी दी जाएगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां कृषि विभाग की योजनाओं सहित खेती के लिए समय पर खाद और दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। समिति के चेयरमैन महेश पटेल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से बजट स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रगति पर है। उधर व्यवस्थापक रमेश गुर्जर के अनुसार भजनलाल सरकार ने पुराने गोदामों को नया बनाने के लिए बजट स्वीकृत किया है, जिसमें अन्न भंडारण किया जा सकेगा। इसके अलावा भवन स्थल ऊंचा होने से बरसात के समय परेशानी नहीं होगी। ये अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो कार्यालय भवन बन रहा है, ये श्रीमान भूपेंद्र यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उनके मत से स्वीकृत कार्य है जो प्रगतिरत है और जल्द ही इस पे लैंडर डल के इस कार्य को पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार का भी इसमें जो गोदाम निर्माण कार्य है वो राजस्थान कोऑपरेटिव विभाग से स्वीकृत हुआ है और वो काम भी इसके साथ साथ चल रहा है। भजनलाल सरकार ने पिछले बजट घोषणा में जो गोदाम पुराने थे सहकारी समितियों को, उनके लिए ये राशि स्वीकृत की थी। वो कार्य सहकारिता के क्षेत्र में भी जो काफ़ी पुराने गोदाम थे सहकारी क्षेत्रों में, उनमें वो जर्जर हो रहे थे, तो उनको बनाने के लिए नए गोदामों की घोषणा, जर्जर गोदामों को तोड़ के नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। नए गोदाम 250 और 500 मैट्रिक टन के नए गोदाम अन्न भंडारण के लिए किए जा रहे हैं। उमरैन स्थित श्री वीर तेजाजी धाम पर कलश यात्रा, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कलश यात्रा माचड़ी गांव स्थित पाबूजी महाराज के स्थान से निकाली जाएगी। भक्त सुंदरलाल भड़ाना ने बताया कि 1 अप्रैल को महिलाओं द्वारा कलश यात्रा का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम खेड़ा के नीचे, खेड़ा के ऊपर है, गांव बस्ती से नीचे, मतलब गांव उमरैन के नीचे रास्ते में पुराना गांव का जो मेन खेड़ा है उसके नीचे है ये स्थान, नया स्थान है बाबा का। तो ये सभी महाराज जो सभी चीज़ का इलाज करते हैं। तो अब बापू जी महाराज का से कलश यात्रा उठेगी, गांव उमरैन में आएगी। 1100 हुए या 551 जितनी वो बाबा की मेहर है कितनी होती है वो आएगी। तो सुबह 7 बजे से वहाँ से उठेगी, 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ आएगी। उसके बाद में हवन होगा, हवन होगा के बाद में भंडारा चालू। देखो साहब, माचड़ी से कलश यात्रा उठेगी और यहाँ आएगी तेजा महाराज का उमरैन खेड़ा पर। अच्छा, कितनी कलश यात्रा रहेगी? 551। फिर भंडारा कब का है? भंडारा 1 तारीख का। हाँ, 1 तारीख। महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। इससे पहले राजपूत करणी सेना खैरतल के जिला अध्यक्ष नीरज सिंह तंवर के नेतृत्व में परशुराम भवन से रैली निकाली गई। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर तंवर के अलावा राजपूत करणी सेना के जिला प्रभारी राजकुमार सिंह सहित जसवीर सिंह, विपिन राणा, चैन सिंह गौड़, मनोज सिंह, दलजीत सिंह, दिनेश सिंह चौहान और सरपंच बजरंग सिंह आदि मौजूद रहे। ये उनके जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसका हम घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करेंगे। और या तो हमें संतुष्ट किया जाए, आगे फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो दोबारा से आगरा में एक महा आंदोलन किया जा रहा है। उसके गृह जो उसका घर है वहाँ पर दोबारा जाकर कूच करेंगे और उसे वो जूतों से समझेगा। वो प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। जो जूतों के आदमी होते हैं ना, वो प्यार से नहीं समझते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो सपा पार्टी के जो रामजी लाल सुमन जी हैं, उन्होंने हमारे राणा सांगा के उसमें गलत टिप्पणी दी है, जिसका हम पूर्ण तरह से विरोध करते हैं। इसीलिए आज हमने उनका पुतला फूंका है।
राज्यसभा सदन में आपत्तिजनक जो टिप्पणी करी श्री राजपूत करनी सेना ने, उसका श्री राजपूत करनी सेना उसका घोर विरोध करती है, निंदा करती है। उसी क्रम में आज हमने रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि इसकी सदस्यता रद्द की जाए, अन्यथा यह उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार। खैरतल महावर भवन में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह एवं गणगौर उत्सव आयोजित हुआ। वैश्य समाज एवं वैश्य महिला मंडल खैरतल द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। वहीं मंच पर बैठे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अलवर जिला वैश्य महासम्मेलन समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, महामंत्री राधेश्याम विजय, बाबूलाल विजय, महेश चंद गुप्ता और हरीश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा में राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत शुक्रवार को विकास एवं सुशासन कार्यक्रम हुआ। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के जरिए प्रसारण हुआ। उधर जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडीएम शिवपाल जाट, एसडीएम सुरेश कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, उप सभापति वरुण डाटा और आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं आम जन को शपथ दिलवाई गई। और अब बात करते हैं तिजारा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हालिया बजट में उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था। इसके लिए विधायक बाबा बालकनाथ ने अनुशंसा की थी। उधर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि यहां सभी 22 स्वीकृत पद भरे हुए हैं। इनमें महिला विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल चौधरी, फिजिशियन डॉक्टर अक्षय शर्मा, शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार और हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार आदि शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ के 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले 42 कर्मी तैनात हैं। सरकार ने 4 अतिरिक्त नर्सिंग कर्मी दिए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मरीजों को मुफ्त में एक्सरे और अन्य जांच की सुविधा भी मिल रही है। पूर्व पार्षद मंगतू राम सैनी ने बताया कि अब लोगों को इलाज के लिए अलवर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो हमारे तिजारा हॉस्पिटल को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है, उसके लिए मैं भजनलाल सरकार को धन्यवाद देता हूं, बाबा बालकनाथ को धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं खुशी का इजहार करता हूं कि हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, विभिन्न बीमारियों का इलाज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यही लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए मैं पूर्ण बाबा बालकनाथ व भजनलाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है कि टोटल 22 पोस्ट डॉक्टर्स की हैं और सभी 22 पोस्ट भरी हुई। एनेस्थेटिक भी हमारे पास है, मेडिसिन के डॉक्टर साहब भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थो सर्जन भी हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जन भी हैं, ईएनटी सर्जन है और नेत्रो विभाग में भी ऑप्थेल्मिक सर्जन। इन सब सुविधाओं के साथ में हमने ओटी को चालू कर दिया है पूर्ण रूप से। उसके अंदर हर्निया, एलएससीएस और सभी छोटे बड़े ऑपरेशन टोटली चालू। पोस्ट के अलावा नर्सिंग स्टाफ की टोटल हमारे पास 38 पोस्ट है और गवर्नमेंट ने हमारे पास 42 नर्सिंग कर्मचारी भेजे हैं, यानी कि 4 सब प्लस। जितनी भी सुविधाएं थी अभी सभी सुविधाएं चालू हैं। एक्सरे की सुविधा भी है, टीवी का 2 नाट भी चालू है, ऑपरेशन थिएटर चालू है और इसके अलावा ओपीडी आईपीडी भी पूरी तरह चालू है। माई योजना में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एसडीएच के ऊपर क्रमोन्नत होने के बाद वो सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया जाए। हमारे पास सभी पोस्टें बनी हुई हैं। विशेषज्ञों में एनेस्थेटिक सबसे पहले, 2 नंबर पे ऑर्थो सर्जन, 3 नंबर पे सर्जन की पोस्ट बनी हुई है। मेडिसिन के डॉक्टर फिजिशियन 2 हैं हमारे पास, ऑप्थेल्मिक की सर्जन है, ईएनटी के 2 सर्जन हैं और ऑप्थेल्मोलॉजी की 1 सर्जन। अलवर शहर के जैन बीएड कॉलेज के समीप कचरा भरकर ला रहे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर खलबली मच गई। ट्रैक्टर में आग का चालक को पता नहीं चला और उसे राहगीरों ने बताया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग को बुझाया गया। उधर चालक अंसार खान ने बताया कि वह बीएड कॉलेज के चौराहे से कचरा भरकर ला रहा था। शायद इसमें कोई ज्वलनशील वस्तु थी जिसकी वजह से आग लगी है। जैन बीएड चौराहे से लेकर आ रहे थे, उधर कोई नीचे आग लग रही थी, वो हमको दिखी नहीं थी, तो दिखती तो हम उसको भरते ही नहीं, वो दिख गई इसमें ट्रॉली में, वो और बढ़ गई आग, तो तब आग लग गई। कहाँ सूचना लगी आपको आग लगी यहाँ पे? हमको थोड़ी आगे आकर सूचना लगी, जब धुआं निकल रही ना उसमें तब आग लगी थी, जब पता लगा था उसमें। कचरा भरा रहे थे? हाँ कचरा था। फायर की गाड़ी मौके पर तुरंत आई? फायर की गाड़ी मौके पर आई तुरंत। आग काबू पा लिया गया? बिल्कुल आग काबू पा लिया गया, आग बिल्कुल बुझ गई है यहाँ पे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक महोत्सव आयोजित हो रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में विकास एवं सुशासन उत्सव आयोजित हुआ।
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सुशासन के जरिए विकास को नई गति मिली है। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल जोड़कर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी। साथ ही पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS शुरू करने के अलावा चिकित्सा विभाग का उपचार ऐप भी लॉन्च किया। उधर अलवर जिले में 70 करोड़ रुपए से अधिक के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। उधर अलवर की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, ADM प्रथम मुकेश कायथवाल, UIT सचिव D गड़े स्नेहल नाना, उप सचिव सोहन सिंह नरूका, आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका, SDM यथार्थ शेखर मौजूद थे। वहीं सतीश यादव, नरेश धानावत, आनंद बेनीवाल और सागर यादव सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं लाभार्थी उपस्थित रहे। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं उसके निमित्त आज भीलवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 10,000 करोड़ के लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको विशेष सौगात देते हुए RGHS जो हमारी एक स्वास्थ्य संबंधित योजना है उसमें उनको जोड़ा गया है और 10 लाख तक का इलाज राज्य सरकार की तरफ से उनको जो भी चाहे जांच हो चाहे इलाज हो वो मुफ्त किया जाएगा। उसके साथ साथ अलवर जिले के अंदर भी 70 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। भावार्थ ये है कि पिछले 1.5 साल में राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और विकास के प्रति समर्पित है, आमजन को जो मूलभूत आवश्यकता है उसको देने के लिए समर्पित है, चाहे हमारे पत्रकार हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, उनको रोजगार देने के लिए संकल्पित है। और इस राजस्थान उत्सव के माध्यम से हम आम जन की जो महती आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। साथ ही साथ पंच गौरव किताब का भी लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। अलवर में पंच गौरव किताब के तहत जो हमारा एक प्रोडक्ट है, चाहे वो एक पेड़ का हो, उसमें अर्जुन को लिया गया है, प्रोडक्ट कृषि से संबंधित प्याज को लिया गया। अलग अलग जो हमारी अलवर जिले की खूबियां हैं, अलवर जिले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस किताब में संकलित करते हुए एक विशेष सौगात अलवर जिले की जनता को दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। खान को दूदू विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठक ली गई है। जिला महासचिव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि पुलिस साइबर ठगी पर कार्रवाई की आड़ में निर्दोष लोगों को पकड़कर मारपीट करती है। इसके अलावा विकास की गति सुस्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी लगाए हैं, आपको भी दूदू विधानसभा का प्रभारी लगा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ी और क्या रणनीति है, और कितना आप वहां जाकर मीटिंग करके कितना कांग्रेस को एकजुट किया है, कितना काम किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेताओं का, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का, गोविंद सिंह डोटासरा जी का, टीकाराम जूली जी का, अपने जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी का, अपने उन नेताओं का शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं राजस्थान में, विदेश में जाकर दूसरी जगह काम करूँ, कांग्रेस संगठन को मजबूत करूँ। कांग्रेस संगठन को इसलिए मजबूत करने की आज बहुत ज़रूरत है। देश के हालात इतने खराब कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह समाज में जहर फैला रही है, इस तरह की अराजकता का माहौल बनाया हुआ है, धार्मिक उन्माद फैला रही है। तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो देश के संविधान को, धर्मनिरपेक्षता को, सबको साथ लेकर चलता है। और जो इनकी नाकामियां हैं, केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पर्ची सरकार है, इसकी जो नाकामियां हैं, उनको कैसे जनता के बीच ले जाया जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत समझी है और उसी पे काम कर रहे हैं। मैं दूदू विधानसभा में 25 और 26 तारीख को मीटिंग करके आया हूँ। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ही आमजन में बीजेपी की सरकारों के खिलाफ ज़बरदस्त वहाँ आक्रोश है और दूदू की जनता को तो इसलिए भी वो खासे नाराज़ हैं
कि दूध को गहलोत सरकार ने जिला बनाया था और सबसे पहले जो वहाँ से डिप्टी सीएम आते हैं प्रेमचंद बैरवा जी, वो जिले को ही नहीं बचा पाए और दूधू नगर परिषद को नगर पालिका में वापस कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में, वहाँ के आमजन में भी काफ़ी बीजेपी सरकार के खिलाफ रोष है और संगठन को इसलिए बहुत मजबूत वहाँ करने की जरूरत है। तो जिस तरह से अलवर में भी जिस तरह से जो बालिका थी जो पुलिस के द्वारा कुचलने से मौत हो गई, और उसके बाद हाल ही में एक युवक को बिना वारंट के, उनका वारंट खत्म होने के बाद भी जिस तरह से पीटा है, अब वो लग रहा है कि पुलिस निरंकुश है और जो पुलिस ठगी के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है और दोषी लोगों को बचा रही है ले देकर, इस तरह की बात सामने आ रही है। आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस अपने आप में तानाशाही बनी हुई है, निरंकुश है, उनके ऊपर किसी भी सरकार का कोई किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। वो मनमानी तरीके से एक समाज विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ओलेक्स के नाम पर निश्चित ही जो अपराधी हैं उनको कोई बचाना नहीं चाहता, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ओलेक्स जैसी ठगी के नाम पर निर्दोष लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनको ठग रही है। अभी रामगढ़ में कितनी इन्होंने घृणित उसको घटना को अंजाम दिया था, एक मासूम बच्ची को पैरों की तरह कुचल कर मार दिया था। और अभी कल की ही घटना है, एक जो बगैर वारंट के जैसे आप बता रहे हो उसको लाए हैं और थाने में इतना टॉर्चर किया है कि उसको उल्टा लटका कर उसके साथ मारपीट की गई है। ये निश्चित ही निंदनीय है और हम माननीय सरकार से इस तरह का निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि पुलिस पे वो कंट्रोल करे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पचास से ज्यादा ट्यूबवेल लगाने के साथ ही 1 अप्रैल से टैंकरों से होगी सप्लाई। जल संकट से निपटने के लिए जारी है कवायद। वहीं सिलीसेड के नलकूपों की अटकी वित्तीय बिड भी हुई जारी। बेटी से बार बार रेप करने वाले हैवान पिता को हुई 20 साल की कैद। वहीं बहू को आशिक के साथ देखा तो हमला कर ससुर को किया घायल। भाजपा के पूर्व एमएलए जयराम को धमकी देने का आरोपी पकड़ा। जमीन विवाद के चलते की थी हरकत। और अलविदा जुम्मे की हुई नमाज और अब मनेगी ईद। वहीं नमाज के बाद वक्फ बिल का भी किया विरोध। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।